Hello students, welcome back in next lecture of 11th class. नॉर्मली आपका 11th स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपकी फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जहां पर बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारी बेसिक्स थ्योरेटिकल में आपको एक्सप्लेन की थी. बट एट द टाइम ऑफ टर्म्स जो यूजेबल टर्म्स आप अकाउंटिंग में यूज करेंगे वो आपका सेकंड चैप्टर है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यूज करने से पहले उनको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन टर्म्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कि ये टर्म किस तरीके की, किस टाइप की हैं, बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग में या अकाउंटिंग प्रोसेस में किस तरीके से इफेक्ट डालती हैं, इनका नेचर क्या होता है, क्या किस टाइप से करना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे. सो दैट आई स्टार्ट एंड वन टॉपिक इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस. नॉर्मली बिजनेस ट्रांजेक्शंस होता क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शंस ये एक मेन पार्ट होता है जिससे कि अकाउंटिंग प्रोसेस में आपके लेजर बनाए जाते हैं. तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस आपके नॉर्मली जो डेली यूज में ट्रांजेक्शंस किए जाते हैं वो आपके बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं. सपोज दैट बिजनेस में आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स को सोल्ड किया, एक्सपेंस पे किए, मशीन परचेज की, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, वेजेस पे किए, सैलरी पे किए, बहुत सारे ट्रांजेक्शंस आपके डेली रूटीन में आते हैं. तो सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शंस ये आपका एक मेन टर्म्स होता है जिनको आप यूजुअली फेस करते हैं. और बिजनेस ट्रांजेक्शंस ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका जर्नल का. जर्नल पास जब कर लेते हैं उसके बाद सेकंड प्रोसेस आता है आपका लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, देन आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो दिस इज द मेन एंड मोस्ट कॉन्सेप्ट इज बिजनेस ट्रांजेक्शंस. देन इसके बाद आता है आपका लेज अकाउंट. व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट नॉर्मली बोला जाता है खाता, कि अकाउंट किसका खुला है. नॉर्मली यदि आप देखेंगे तो आपकी फैमिली मेंबर्स से बैंक में अकाउंट होंगे. सपोज दैट आपके फादर का अकाउंट होगा तो वो उनके नाम से ओपन किया गया होगा, आपकी मम्मी का बैंक अकाउंट होगा तो उनके नाम से ऐड किया गया होगा. इवन दैट यदि आपका भी अकाउंट है बैंक में तो आपके ही नाम से एंट्री किया गया होगा. ये नहीं है कि पापा के नेम में आपका नेम एंट्री कर दिया जाए. तो जिस कैंडिडेट का जो अकाउंट होता है उसी के नाम से वो ओपन किया जाता है. बट एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शंस इन अ बिजनेस नॉर्मली जो अकाउंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं ये सुनिएगा. राम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट, महिंद्रा एंड महिंद्राज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इस टाइप के अकाउंट होते हैं. और अकाउंट्स को ही आप लेजर बोलते हैं. इसके बाद आ जाता है आपका कैपिटल. व्हाट अबाउट कैपिटल? कैपिटल इज द मेन अमाउंट ऑफ एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन इन अ बिजनेस. नॉर्मली जब आप बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं तो उस वक्त जो आपकी ह्यूज अमाउंट होती है, HUGE, यानी कि ज्यादा बड़ी अमाउंट जो होती है उसको आप कैपिटल बोलते हैं. बट कैपिटल होती क्या है? एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट इन ए बिजनेस देन कंट्रीब्यूट इन अ कैपिटल. जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं ह्यूज अमाउंट को उसी के आपको कैपिटल बोलते हैं. अब इस कैपिटल में कैश भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, मशीनरीज भी हो सकती हैं, एसेट भी हो सकती हैं, फर्नीचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कैपिटल आपका कैपिटल होता है जो ह्यूज साइज में होता है. इसके बाद आता है आपका ड्राइंग. व्हाट अबाउट ड्राइंग? ड्राइंग क्या होता है? एक्चुअली ड्राइंग को आप पर्सनल भी बोलते हैं. ऐसे एक्सपीरियंस जो नॉर्मली आप पर्सनल यूज किए हुए हैं. बट होते किस टाइप के हैं? नॉर्मली जो ड्राइंग होती है आपकी वो डायरेक्ट आपका कैपिटल को इफेक्ट करती है और कैपिटल में से माइनस की जाती है. अब ड्राइंग भी टू टाइप्स की होती है, एंड फर्स्ट इन कैश, सेकंड इन गुड्स. कैश और गुड्स किस टाइप का होता है ये देखिएगा. सपोज दैट आप एक बिजनेसमैन हैं और अपनी दुकान पे आप बैठे हैं. आपका सुबह से शाम तक काफी सेल होता है, काफी कैश कलेक्शन होता है. आप उस कैश कलेक्शन में से 10,000 सेल्फ यूजेबल ले लें. उस कलेक्शन में से मॉर्निंग टू इवनिंग में जो कलेक्शन आपका हुआ है उसमें से 10,000 यदि आपने पर्सनल यूज के लिए लिए, दैट इज कॉल्ड इज ड्राइंग कैश. तो ड्राइंग कैश की है आप वहां पर. नॉर्मली आपकी जो कैपिटल है उसको इफेक्ट किए, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट हो रही थी आपकी उसमें से आपने 10,000 विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए. सेकंड एग्जांपल, सपोज दैट आपकी मोबाइल शॉप है, मोबाइल की आप
शोरूम चलाते हैं, मोबाइल की शोरूम चलाने पे आपने को लगा कि एक न्यू मोबाइल अच्छा आया है जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, वो लोड जो आपने सेल के लिए मंगवाया है, डिमांड किया है, उनमें से एक मोबाइल आपने लिया, दैट इज कॉल्ड इज गुड्स फॉर विड्रॉ इन पर्सनल यूज। आपने उस गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए लिया, ये डायरेक्टली आपकी कैपिटल को इफेक्ट करता है, सो दैट कैपिटल में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट वन इज लायबिलिटीज। व्हाट इज लायबिलिटीज? लायबिलिटीज को नॉर्मली हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं, बट एट द टाइम ऑफ बिजनेस इस लायबिलिटीज को आप क्या बोलेंगे? फ्यूचर पेइंग। नॉर्मली होता क्या है कि जो हम फ्यूचर में पे करते हैं किसी भी चीज को, वो आपकी लायबिलिटी होती है। जैसे मान लीजिए किसी से उधार परचेज किया तो उसको पे करना है, बैंक से लोन लिया तो उसको पे करना है, किसी अदर पार्टी से लोन लिया तो उसको पे करना है। इवन दैट प्रॉफिट में यदि आप रिजर्व करते हैं इन फ्यूचर पेइंग के लिए, वो भी आपकी लायबिलिटी होती है। तो लायबिलिटी जो फ्यूचर पेबल होती है वो लायबिलिटीज होती हैं। इसके बाद एसेट। यस, एसेट। व्हाट अबाउट एसेट? एसेट क्या होता है? एसेट जो और नॉर्मली आपके पास, मान लीजिए कैश आपके पास है, वो एसेट होती है। बैंक बैलेंस आपके पास है, वो एसेट होती है। आप जिस घर में रहते हैं, जिस बिल्डिंग में रहते हैं, वो आपकी एसेट है। जिस व्हीकल को आप चलाते हैं, सपोज दैट बाइक्स, मोटर कार, वो आपकी एसेट है। आपके घर में, आपके शोरूम में, आपकी शॉप में जो फर्नीचर कंट्रीब्यूट किया गया वो एसेट है। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, डेटर एसेट है, इवन दैट स्टॉक एसेट है। बहुत सारी चीजें एसेट में आती हैं जिसको नॉर्मली हम हिंदी में संपत्ति बोलते हैं। इसके बाद आता है आपका रिसिप्ट। व्हाट इज रिसिप्ट? रिसिप्ट क्या होता है? रिसिप्ट नॉर्मली एट द टाइम ऑफ पेइंग। रिसिप्ट एट द टाइम ऑफ पेइंग, नॉर्मली जो आप पे करते हैं और पे करने के बदले में जो प्रूफ स्लिप मिलती है वो आपकी रिसिप्ट होती है। मान लीजिए कि जैसे आप एक एग्जांपल स्टूडेंट्स बेस की देता हूं मैं। जैसे आप नॉर्मली स्कूल में फीस पे करते हैं, स्कूल की फीस यानी कि जो रसीद आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड इज रिसिप्ट। एट द टाइम ऑफ पेइंग जो आपको स्लिप मिलती है वो आपके लिए रिसिप्ट होती है। इसके बाद आ जाता है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को नॉर्मली खर्चे बोले जाते हैं, जो आप डेली रूटीन में खर्चे करते हैं वो आपके एक्सपेंस होते हैं। सैलरी पेड, एक्सपेंस पेड। Salary paid, that is expense. Wages paid, that is expense. Commission paid, that is expense. Interest paid, that is expense. जो आप पे करते हैं वो आपके खर्चे यानी के एक्सपेंसेस होते हैं। और यहाँ पर एक्सपेंडिचर, इसको भी खर्चे ही बोला जाता है, बस इसका जो मोड है वो अलग है। नॉर्मली हमारी सराउंडिंग में टू टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बिजनेस जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करते हैं, और एक ऐसे बिजनेस जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं। पब्लिक वेलफेयर के लिए इस कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल, क्लब्स, एनजीओज। तो ये आपके पब्लिक वेल विशेस के लिए काम करते हैं। इनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट एंड करना नहीं होता, बट अदर जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका मोटिव प्रॉफिट एंड में जो होता है प्रॉफिट एंड करना होता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खर्चे किए जाते हैं उनको एक्सपेंस बोलते हैं। जो वेल विशेस के लिए खर्चे किए जाते हैं उनको आप एक्सपेंडिचर बोलते हैं। व्हाट अबाउट इनकम? एंड और 10 पार्ट इज इनकम। व्हाट अबाउट इनकम? नॉर्मली इनकम होता क्या है? इनकम नॉर्मली आपकी जो कमाई होती है उसको आप इनकम बोलते हैं। मान लीजिए मॉर्निंग टू इवनिंग तक आपने जितनी सेल की है, जो कैश कलेक्शन हुआ, दैट इज कॉल्ड इज इनकम। वो आपकी इनकम होती है। अब आते हैं 11 पॉइंट पे, प्रॉफिट। नॉर्मली प्रॉफिट एक कॉमन वर्ड होता है, लॉस एक कॉमन वर्ड होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन वर्ड है जो नॉर्मली हमारी सराउंडिंग में यूज किया जाता है। सपोज दैट ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने सेल के लिए 10 रुपीज का मंगवाया, बट 12 का मैंने सेल किया। परचेज किया मैंने 10 रुपीज का, बट सेल कर रहा हूं मैं 12 रुपीज का। तो ये जो ओवर एक्सेस अमाउंट 2 रुपीज है, दैट इज कॉल्ड इज प्रॉफिट। एंड इसके अलावा यदि 10 का मैंने लिया बट 9 का मैंने सेल किया, वो जो डिफरेंस आपका 1 रुपीज का आया, दैट इज कॉल्ड इज लॉस। तो प्रॉफिट जो परचेज की है उसकी ओवर अमाउंट को बोलते हैं, लॉस जो परचेज की है उसकी लेस देन अमाउंट को बोलते हैं, डिफरेंस को प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद आता है आपका परचेजेस। परचेजेस बोलते हैं परचेज करना, यानी कि जो खरीदना है आपको। नॉर्मली होता क्या है कि कुछ गुड्स हैं, रॉ मटेरियल हैं, मोबाइल हैं, एसेट हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आप अपने यूजेबल, जो आप अपनी शॉप के लिए, जो आप अपने बिजनेस के लिए परचेज करते हैं। नॉर्मली परचेज करना, यू नो, परचेज जो आप खरीद रहे हैं वो आपका परचेज हो गया। इसके बाद है आपका परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो परचेज रिटर्न का मतलब क्या हुआ? सपोज दैट ये मैंने मार्कर परचेज किया, और मार्कर परचेज करने के बाद ये अच्छी तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा है, यानी कि चल नहीं रहा है, ये सूख गया है, तो देन मैंने इसको लौटा दिया। तो जब मैंने इसको परचेज किया, देन उसके बाद लौटा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं परचेज देन रिटर्न। ऐसा ऑब्जेक्टिव जो परचेज करने के बाद नॉर्मली लौटा दिया जाता हो उसको परचेज रिटर्न बोलते हैं।
इसके बाद है आपका सेल्स। सेल्स यू नो सेल्स, नॉर्मली जो ऑब्जेक्टिव जो आप बेच रहे हैं उसको आप सेल कहते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है कि जो आपने गुड्स को सेल किया है देन वो रिटर्न आ जाए। जो भी आपने सेल किया है यदि वो रिटर्न आ जाता है तो उसको आप सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इसको सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है। देखिए नॉर्मली आउटवर्ड और इनवर्ड जो यूज किया गया है ये इंडिकेट करता है कि परचेज करते समय वो आपके बिजनेस में इनसाइड है, बट जैसे ही आप रिटर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड इज आउटवर्ड। ये परचेज रिटर्न में आउटवर्ड यूज किया जाता है। सेल आपने कर दिया, वो आपके बिजनेस से चला गया, देन वी रिटर्न इन योर इनसाइड, तो रिटर्न इनवर्ड। इसके बाद आता है गुड्स। गुड्स नॉर्मली हम रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, जो रॉ मटेरियल आप नॉर्मली यूजेबल होता है। रॉ मटेरियल को गुड्स कहते हैं, यानी कि ऐसा मटेरियल जिसकी कोई शेप ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, अभी बनाया नहीं है, अभी बनने के लिए है, दैट इज कॉल्ड इज रॉ मटेरियल यानी कि गुड्स। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक को आप इन्वेंट्री भी बोलते हैं। व्हाट इज स्टॉक? नॉर्मली स्टॉक भी एक कॉमन वर्ड होता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई डाटा है और आपके फ्रेंड बोले भाई कितना स्टॉक है, तो आपके पास स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये होता है कि एक बिजनेसमैन अपने गुड्स को रोक कर रखता है, उसको स्टॉक बोलते हैं। कितना स्टॉक बाकी है तुम्हारे पास, कितना स्टॉक आप नया लेके आए। जो नया लेके आते हैं उन्हें आप ओपनिंग स्टॉक इंडिकेट करते हैं, और ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को शो किया जाता है, डियर, 1 अप्रैल को। लेकिन एट द टाइम ऑफ लास्ट ऑफ क्लोजिंग डे, क्लोजिंग ईयर 31 मार्च, जो आपका लास्ट में बच जाता है उसे आप क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और ये आपका 31 मार्च को होता है। एंड नाउ स्टॉक डिवाइड बाय 2 पार्ट, एंड नाउ फर्स्ट पार्ट इज ओपनिंग स्टॉक एंड सेकंड पार्ट इज क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका 1 अप्रैल को यूजेबल होता है, और क्लोजिंग स्टॉक जो नॉर्मली लास्ट डे ऑफ द ईयर बच जाता है उसको आप क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रेड रिसीवेबल। नॉर्मली जब रिसीवेबल की बात आती है तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए एसेट होता है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में आप 2 पार्ट को यूज करते हैं। एक पार्ट होता है आपका डेटर और एक पार्ट होता है आपका बिल्स रिसीवेबल। तो मैं यहाँ डिफाइन करना चाहता हूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस ऑफ डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल। नॉर्मली होता क्या है कि गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम। तो यहां पर जो पर्सनल अकाउंट, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे कि पर्सनल अकाउंट होता क्या है, बट अभी तो हम केवल यही बताते हैं कि डेटर है क्या। तो सपोज दैट मैंने जनरल अभी आपको बताया गुड्स सोल्ड टू राम, तो यानी कि राम को मैंने गुड्स सोल्ड किया, तो जहां पर आपका नेम इंक्लूड हो जाता है, जैसे कि राम यहां पर आया, तो वो एंट्री जो ट्रांजेक्शन्स है वो आपका ट्रांजेक्शन्स क्रेडिट यानी कि उधार है। यानी कि राम को माल बेचा, तो राम को माल बेचा इसका मतलब राम पेमेंट करेगा इन फ्यूचर हमें, पर लेकिन इन फ्यूचर में टाइमिंग आपकी 12 मंथ होनी चाहिए, 12 महीने, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च को बनते हैं, लास्ट डे ऑफ द ईयर बनते हैं, इसलिए 31 मार्च तक का टाइम होना चाहिए। तो गुड्स सोल्ड टू राम, राम को आपने माल बेचा तो राम आपको पेमेंट करेगा, तो राम इज डेटर। राम आपके लिए डेटर है, राम आपके लिए एसेट है, फ्यूचर में आपको पे करेगा। पे करने का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, पेड बाई कैश, पेड बाई चेक। तो कैश आएगा तो कैश हो जाएगा, चेक आएगा तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बट डेटर इज राम। व्हाट अबाउट बिल्स रिसीवेबल? नॉर्मली बिल्स रिसीवेबल भी आपका एसेट होता है, बट किस मोड में होता है? मान लीजिए गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेचा, राम से कहा गया, राम बोला सर मैं आपको आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट करूंगा, यानी कि 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, इतने लंबी टाइम की प्रोसेस को हम ऑन पेपर लेके आते हैं। तो नॉर्मली होता क्या है कि एक बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया जाता है, लिखा जाता है, बिल्स रिसीवेबल लिखा जाता है, तो वो लिखता कौन है? सेलर। सेलर नाउ बाकायदा इसको नोटरी कराएगा, ऑन पेपर देगा, स्टैंप ड्यूटी देगा, उसके बाद लिखने के बाद वो पेपर वायर एक्सेप्ट करेगा, तो मेन कॉपी आ जाएगी सेलर के पास, तो उसके लिए हो जाता है बिल्स रिसीवेबल। आफ्टर 3 मंथ वो उसको नोटिस प्रोवाइड कराने के बाद उस पेपर के ब्याह पर पेमेंट ले लेगा, इसलिए इन दोनों को यहाँ पर क्रेडिट रिस्क को ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। इसके बाद आ जाता है आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में क्रेडिटर आते हैं। नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैंने अपना गुड सोल्ड राम को किया, तो राम मेरे लिए डेटर है, जिस तरीके से ट्रांजेक्शन्स मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से ट्रांजेक्शन्स वो राम भी कर रहा होगा, तो राम अपने आप के लिए वो क्रेडिटर हो जाए, क्योंकि उसने उधार परचेज किया है, देन उसको पेमेंट करना है।
भाई मेरे को क्या, मुझे तो राम से पेमेंट लेना, बट राम भी तो अपने यहाँ ट्रांजेक्शन कर रहा होगा ना, तो राम के लिए, राम अपने लिए वो क्रेडिटर है क्योंकि उसको पे करना है। अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल वाले मूड पर। जैसे बिल्स रिसीवेबल में मैंने राम पर बिल ड्रॉ किया, उसकी एक कॉपी उसमें जाएगी प्रूफ तौर पर, उस ब्याह पर वो पेमेंट करेगा, तो उसकी जो जेरॉक्स कॉपी है, उसकी जो सेकंड कॉपी है, उसके लिए बिल्स पेबल होगी क्योंकि उसी ब्याह पर उसको वो पे करेगा। तो देयर इज अ मेन डिफरेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। दीज आर द मेन अपोजिट पार्टीज। सपोज दैट डेटर एंड क्रेडिटर, दैट इज द मेन अपोजिट पार्टी। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, दैट इज द मेन अपोजिट टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये नॉर्मली आपकी बीआर और बीपी की रही, यानी कि 20 टर्म्स नॉर्मली आपको मैंने एक्सप्लेन की। बट एट द टाइम ऑफ कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्ट? नॉर्मली जब हम किसी रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं किसी गुड्स की शेप देने के लिए, तो उस वर्किंग में जो प्राइस यूज किया जाता है, जो कीमत लगती है, उसको आप कॉस्ट बोलते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है। नॉर्मली जब ये मार्कर बनना चालू हुआ होगा, इवन दैट इस पर लेबलिंग और ये सब चीज हुई होगी, तो वहां से रॉ मटेरियल से इसके बनने तक का जो भी खर्चा हुआ है वो आपकी कॉस्ट है, इसीलिए उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोला जाता है। इसके बाद होती है, ये इसकी बुक वैल्यू लगती है। ये प्राइस, ये जो मार्कर है, ये मार्केट में जाएगा, टैक्सेस इंक्लूड होकर, टैक्सेस इंक्लूड इसमें हो जाएंगे, और टैक्सेस इंक्लूड होने के बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है टैक्सेस के साथ वो इंक्रीज हो जाएगी, और ये बुक वैल्यू के साथ वहां पर मार्केट में अवेलेबल होगा। तो इसको बोलते हैं आप बुक वैल्यू। तो कॉस्ट और बुक वैल्यू में मेन डिफरेंस होता है, कॉस्ट लेस देन बुक वैल्यू। बुक वैल्यू में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। व्हाट अबाउट वाउचर? वाउचर क्या होता है? नॉर्मली वाउचर एक कॉमन वर्ड है। वाउचर में होता है क्या है कि मान लीजिए कि एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में गुड्स का आना जाना लगा रहता है, सेल परचेज लगी रहती है। मान लीजिए एक स्मॉल ट्रेडर ने होलसेलर से लोड मंगवाया, मान लीजिए बुक्स मंगवाई है उसने, तो उसने क्या बोला कि 100 बुक्स अकाउंटेंसी टीएस करवा दीजिए, 100 बुक्स संदीप कर दीजिए, 100 बुक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स दीजिएगा, 100 बुक्स उसने इंग्लिश के लिए। तो अपने उसने अलग अलग आइटम्स की क्वांटिटी के साथ उसने डिमांड किया। तो जो होलसेलर है वो जो डिमांड हम किए हैं उसको वो लोड कराएगा, वो सीक्वेंस वाइज उसको देगा, फिर एक पेपर बना के देगा कि आपने 100 बुक्स अकाउंटेंसी के लिए, उसका रेट आपका ये है और टोटल अमाउंट ये हो गई। 100 बुक्स आपने संदीप गर्ग लिए, उसका प्राइस इतना है, टोटल अमाउंट कितना है। तो ग्रांड टोटल करने के बाद दैट इज द मेन टर्म्स कंडीशन ऑफ डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, व्हाटएवर इट इज, जो भी होता है उस पेपर पे आ जाता है। तो वो आपका वाउचर होता है, जो लोड यानी कि गुड्स के साथ जो स्लिप आती है उसको आप वाउचर बोलते हैं। अब आती है इसमें व्हाट अबाउट डिस्काउंट। डिस्काउट होता है क्या? नॉर्मली डिस्काउंट एक कॉमन वर्ड है जो हमारी सराउंडिंग में हम लोग यूज करते हैं, बट इसका मतलब नहीं जानते कि एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग में किस तरीके से यूटिलाइजेशन होता है। एंड ऑन डिस्काउंट डिवाइड बाय टू पार्ट, एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट इज कैश डिस्काउंट एंड सेकंड पार्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि कैश और ट्रेड का मतलब आ रहा है एट द टाइम ऑफ पेड, जब आप पे करते हैं तो आपको कैश डिस्काउंट दिया जाता है। एट द टाइम ऑफ ट्रेड, जब आप बिजनेस करते हैं जो डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट डिवाइड बाय टू पार्ट, एंड फर्स्ट पार्ट इज कैश डिस्काउंट और सेकंड पार्ट इज ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट पेमेंट की टाइम दिया जाता है और ट्रेड डिस्काउंट आप सेल परचेज के टाइम देते हैं। अब बात आती है व्हाट अबाउट बैड डेट। अब जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है बैड, बैड मीन्स बुरा, और ये डेट यानी कि ऐसे डेट जो बुरे हों। अब डेट होता कौन है? नॉर्मली हम डेटर को ही डेट बोलते हैं शॉर्ट में। डेटर कौन था यहाँ पर? गुड सोल्ड टू राम, राम राम डेटर है हमारा, राम हमारा डेट है, बट वो पेमेंट ना करे तो वो बैड हो जाएगा। पेमेंट ना करने की कंडीशन में वो बैड डेट हो जाएगा। तो कंपनी के लिए जो बैड डेट होता है वो आपका लॉस हो जाएगा, और जो डेटर होता है ये कंपनी के लिए एसेट होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी टर्म को यूटिलाइज किया जाता है। ये एक्सप्लेनेशन इसका ये है। तो आई होप these terms have you understand, so that have you any problem in any content, please call to me and discuss to me. Thank you and have a nice day.